नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट। मेरे साथ बिहार के युवा पॉलिटिशियन, मैं आज कहूँ माधव आनंद है। आज युवा पॉलिटिशियन के तौर पर चिराग पासवान भी बिहार के युवा पॉलिटिशियन है, तेजस्वी भी युवा पॉलिटिशियन है, आप तीनों युवा पॉलिटिशियन हैं। झारखंड चुनाव के मद्देनजर अगर देखें तो तेजस्वी को एक इररिस्पॉन्सिबल नेता के तौर पे अभी पोर्ट्रेट किया जा रहा है, उनकी बर्थडे की फोटो वायरल है। वही चिराग को एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन के तौर पे पोर्ट्रेट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ इनकार भर दिया है कि हम आपके खिलाफ झारखंड में लड़ेंगे। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक तुलना की बात है माननीय तेजस्वी जी में और चिराग जी में, मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कहीं तुलना करने की भी आवश्यकता है। माननीय तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, बिहार में उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हैं। जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो आपको भी याद होगा कि जो उनके पास डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट में जितने भी बजट आते थे उसका सही क्रियान्वयन और सही यूटिलाइजेशन जो है उनके डिपार्टमेंट के हिस्से लोगों ने काम करने का काम किया था। तमाम अन्य डिपार्टमेंट की योजनाएं जो है वैसे कागजी योजना रहते थे। तो माननीय तेजस्वी जी ने प्रूफ किया है कि वो जनाधार वाले नेता हैं। निश्चित रूप से आप देखिए कि बिहार में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, चाहे 2019 में उपचुनाव हुआ हो या 2019 के पहले भी उपचुनाव 2017 में भी 18 में भी जो उपचुनाव हुआ था, उसमें तेजस्वी जी, माननीय लालू जी तो जेल में हैं और स्वस्थ हैं, लेकिन माननीय तेजस्वी जी सिर्फ अपने बल पे उन्होंने सारे उपचुनाव में बीजेपी और जेडीयू को जो करारी शिकस्त देने का काम किया था। तो बहुत जनाधार वाले नेता हैं। तो स्वाभाविक है जब इतने जनाधार वाले नेता होते हैं तो लोग आपके बारे में अनाप शनाप तो बात करेंगे ही। तो निश्चित रूप से उसी दिशा में कोई भी अगर कोई व्यक्ति तुलना करता है, मुझे लगता है तेजस्वी जी सिर्फ आरजेडी की पार्टी को चला ही रहे हैं। एक सर्वे सर्वा नेता है आरजेडी के आज के डेट में, उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल्ली से लेके, रांची से लेके, पटना से लेके। स्वाभाविक है उनके पास कितने सारे काम होंगे, तो स्वाभाविक है उनको यात्रा करनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं पटना में नहीं रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि होटल में बैठ के। अरे भाई, वो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, स्वाभाविक है उनके पास बहुत सारी आना जाना लगा रहता है। उनकी जिम्मेदारी बहुत है, महागठबंधन को एकजुट रखने की भी जिम्मेदारी है, ये सीटों की संख्या, बहुत सारे तरह की चीजें हैं। तो उनसे तुलना करना, और चिराग जी तो परिवारवाद के उपजे हुए लोग हैं, एक परिवारवाद से आए हैं। उन्होंने क्या प्रूफ किया है? मैं तो मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में कोई मंत्री बने हैं वो। अगर पिता के बल पे, जहां एक तरफ बीजेपी कहती है कि वंशवाद खत्म हो गया, परिवारवाद खत्म हो गया, और 2019 के इलेक्शन में रामविलास पासवान जी की पार्टी से कितने परिवार के लोग आए सबको पता है। फिर देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, एक ही परिवार, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, एक ही परिवार। क्या बिहार की जनता इस परिवारवाद को एक्सेप्ट करेगी? लोग कहते हैं कि आरजेडी भी परिवारवाद है। मैं कहता हूँ 40 लोकसभा सीट में से आप थोड़ा उठा के देख लीजिएगा, आरजेडी ने कितने सीटों पे परिवार के लोगों को लड़ाया। सिर्फ एक मीसा भारती का छोड़ दीजिए, बाकी एक भी सीट पे नहीं। तो आरजेडी की तुलना जो है चिराग पासवान के पार्टी से करना मुझे लगता है कहीं भी उचित नहीं है। और तेजस्वी जी में बहुत सारी वो सारी क्षमताएं हैं जो एक नेता में होना चाहिए। भविष्य उनका उज्जवल है और मैं आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में जो है निश्चित रूप से उनका नेतृत्व का लाभ भारत और पूरे बिहार को मिलता रहेगा। ठीक है, आपने ये बहुत अच्छी लाइन बोली कि जो चिराग पासवान है वो परिवारवाद है, लेकिन आपने साथ में ये भी मान भी लिया है कि तेजस्वी भी परिवारवाद से ही उपजे हुए नेता है। रिस्पॉन्सिबल आप जिन मायनों में उन्हें बता रहे हैं, अगर आप देखा जाए तो चिराग पासवान को भी यहाँ तक उनको तो प्रधानमंत्री से तारीफ मिली है। उन्होंने साफ तौर पर झारखंड को चुनौती के रूप में बीजेपी के सामने खड़ा दिया। बीजेपी के सामने, जिस बीजेपी में वो अभी है, जिस बीजेपी के दम पे एलजेपी हर जगह दम भर रही थी, अब तो वो बीजेपी के खिलाफ लड़ने को तैयार है। तो रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि नहीं चिराग को इस सिलसिले में? मुझे लगता है कि चिराग जी को बहुत प्रूफ करने की आवश्यकता भी है। उनको अभी तुरंत राष्ट्रीय नेतृत्व का कमान उनको सौंपा गया है। अभी उनकी अग्नि परीक्षा बाकी है। वो अग्नि परीक्षा 2020 के विधानसभा में देखने को मिलेगा। जनता इनको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। लेकिन आपके एक प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि तेजस्वी जी परिवारवाद के जैसे पोषक है। तो परिवारवाद के कारण नहीं है। और आरजेडी में एक सम्मानीय नेता है, मैंने भी उनको देखा है। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, महागठबंधन के तरफ से भी 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान मैं भी स्टार कैंपेनर था, लोग उनको सुनने के लिए आते थे। मैं नहीं मानता हूं कि परिवारवाद से उठ के आए हैं, उनमें क्षमता है, जनता उनको पसंद करती है, युवा चेहरा है और आरजेडी के सम्मानीय नेता है। मैं कर रहा हूँ, महागठबंधन में भी लोग सब उनका कद्र करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए दोनों की तुलना करना मुझे उचित नहीं है। तेजस्वी जी परिवारवाद मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि चिराग जो है परिवारवाद के पोषक हैं। चिराग को आप उतना रिस्पॉन्सिबल या उतना कैपेबल नहीं मानते? नहीं, निश्चित रूप से अभी दूसरी बार सांसद बने हैं, लेकिन सांसद के रूप में उनकी भूमिका बहुत बड़ा नहीं रहा है। मैं देखा हूँ उनका जो करना चाहिए था जमुई में भी ठीक है। एक लहर था, अंडर करंट के कारण सब लोग जीतते आए हैं, लेकिन असली परीक्षा तो 2020 के विधानसभा चुनाव में होगा, जहां 15 साल का कुशासन और हम लोग के महागठबंधन की एकजुटता के कारण कितना चैलेंज दे पाते हैं। अभी अगर युवा है, कहते हैं कि युवा सोच है, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप भी सरकार में लगातार हैं, आपके पिताजी भी जो है मंत्री बने हुए हैं,
कितनी समस्याओं का निदान बिहार में उन्होंने कर दिया, कितने युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने का काम किया। माननीय चिराग पासवान जी, आप बड़े नेता हैं, सांसद हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कितनी समस्याओं का आपने निदान करने का काम किया है। एक भी निवेश बिहार में आपके माध्यम से आया हो, क्योंकि आप भी तो सरकार में हैं, केंद्र की सरकार में भी हैं और प्रदेश की सरकार में भी हैं। आपके चाचा भी जैसे मंत्री थे बिहार में, तो क्या करने का काम किया? आज बिहार समस्याओं से ग्रसित है और आप सब लोग सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए जो है सिर्फ गठबंधन से चिपके हुए हैं। सर 13 दिसंबर को आपका जनआक्रोश मार्च है, उसमें ये खबर आ रही थी कहीं से कि जो आपके घटक दल है आरजेडी, बड़ी जो आपके बड़े भाई हैं, पार्टी के आपके बड़े भाई हैं, कांग्रेस है, वो सब मना कर रहे थे आज। अब क्या लग रहा है, वो आ रहे हैं? नेहा जी, पहली बात की ये कार्यक्रम जो है हम लोग का 13 नवंबर को है, 13 दिसंबर को नहीं है। और जो हम लोगों ने राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि अक्टूबर में मनाया था, उसी टाइम में महागठबंधन की तरफ से ये प्रस्ताव आया था कि हम लोग को जन आक्रोश जो है मार्च हर जिला मुख्यालय में निकालना चाहिए। तो जो नीतीश जी की जो कुशासन रहा है, केंद्र सरकार की जो विफलता रही है, उन सबको जनता के सामने लाने का जो है, और वो महागठबंधन में तय हुआ था। कुछ बातें कल र्यूमर फैल रहा था कि आरजेडी नहीं आ रही है, आरजेडी बॉयकॉट करेगी या कांग्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरजेडी ने भी प्रेस रिलीज जारी कर दिया जहां उन्होंने कहा कि महागठबंधन की जो ये कार्यक्रम है उसमें आरजेडी जो है उसकी भूमिका बड़ी होगी, सब लोग उसमें जो है सम्मिलित होंगे और निश्चित रूप से ये जो हम लोग का जन आक्रोश मार्च जो कल का निर्धारित है, हम लोग को बड़ी सफलता मिलेगी। माननीय नीतीश जी की जो कुशासन रहा है वो जनता के सामने लाने का काम करेंगे और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो विफलता रही है, केंद्र सरकार ने जितने वादे किए थे उसमें एक भी वादा उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया, वो सारा सब कुछ हम लोग जनता के सामने लाने का काम करेंगे। कांग्रेस भी आ रही है इसमें? सब आ रहे हैं, कांग्रेस भी आ रहे हैं, वामदल भी आ रहे हैं, आरजेडी भी रहेगी, एक और आरएलएसपी भी सवाल मेरा रहेगा कि क्या अब महागठबंधन को उपेंद्र कुशवाहा नेतृत्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं? देखिए, जहाँ तक महागठबंधन की एकजुटता की बात है, तो एकजुट रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम सबके साथ है, हम सबको लेना पड़ेगा। मेरी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उपेंद्र जी की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तेजस्वी जी की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ, लेकिन उपेंद्र जी थोड़ा सा अनुभवी हैं, उनकी यही इच्छा है कि हम सब लोग एकजुट रहें। जो मतभेद है, जो थोड़े बहुत मतभेद है, मैं मतभेद भी नहीं मानता हूँ, वो आपस में बैठ के हम लोग सुलझा लेंगे, लेकिन बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग को एकजुट रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि उपेंद्र जी लीड करें, अरे उपेंद्र जी अगर सत्ता के लोभी रहते तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा कि केंद्र में जो है सो मंत्री रहते हुए उन्होंने मंत्री पद त्याग दिया बिहार के हित के ध्यान में रखते हुए, तो सत्ता के लिए ललायत तो है नहीं। हम लोगों ने तो कहा राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि में उपेंद्र जी ने खुद कहा कि हम लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं, मंथन में अगर रत्न निकल जाए, अच्छी चीज निकल जाए तो आप लोग ले लीजिए, अगर विष बच जाए तो विष उपेंद्र कुशवाहा पीने के लिए तैयार है। अब सार्वजनिक रूप से जो व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहा है, तो आप अनुमान लगा लीजिए उनकी मंशा क्या है। सिर्फ बिहार का हित, बिहार का विकास, युवा, किसान, रोजगार, इन सब की समस्याओं को निदान करने के लिए हम सब लोग एकजुट रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी बातचीत को खत्म करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत खूबसूरत लाइन कहा है कि समुद्र मंथन चल रहा है, अगर विष निकलेगा तो उपेंद्र कुशवाहा पीने के लिए तैयार रहेंगे। वक्त हमें बताएगा कि विष को उपेंद्र कुशवाहा पिएंगे या फिर सिर्फ अमृत के लिए ही ये चीजें हो रही है। इन सब चीजों को देखने के लिए आपको बने रहना होगा सिटी पोस्ट के साथ, क्योंकि सिटी पोस्ट सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाएगा और इसलिए ये विश्वास है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। नमस्कार।